ओके सो हेलो पीपल, दिस इज चैनल सी टी वी एंड इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट की। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं, ठीक है। तो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बेसिक्स एक्सचेंज रेट मीन्स प्राइस ऑफ वन कंट्री करेंसी इज इम्प्रेस इन अनदर कंट्रीज करेंसी। तो प्राइस ऑफ वन कंट्री करेंसी, जैसे वन कंट्री मान लो इंडिया है, तो प्राइस ऑफ वन कंट्रीज करेंसी जब हम मान सकते हैं कि वन कंट्री करेंसी हम डॉलर मान लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो प्राइस, डॉलर का प्राइस इज इम्प्रेस इन अनदर कंट्री करेंसी, रुपीज़ में इम्प्रेस्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। एक्सचेंज रेट हो गया। डायरेक्ट कोट मीन्स वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज वर्थ, ठीक है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। तो फॉरेन करेंसी जितनी होम करेंसी है तो वो डायरेक्ट कोट होता है। जैसे कि हम जाते हैं बाहर, जैसे ये तो करेंसी की बात हो गई, जैसे हम यूँ भी देखते हैं तो एक टी शर्ट 50 रुपये की है या एक टी शर्ट 150 रुपये की, ये सब बोला जाता है। ये नहीं बोला जाता है कि 1 रुपये में कितनी टी शर्ट आएगी। एक कैडबरी 85 रुपये की, तो ये नहीं बोलते अपन कि 1 रुपये में कितनी कैडबरी आएगी। मतलब कि सिंपल सी बात है। डायरेक्ट कोड का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन अभी तक करेंसी तो करेंसी की बात होगी, अदरवाइज एक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट इज वर्थ हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी, कितने रुपये की। तो $1 कितने का है, एक चॉकलेट कितने की है, इस तरीके से बात चलेगी, ठीक है। तो टी शर्ट का भाव, चॉकलेट का भाव वो अपन ने देख ही लिया है। फिर एक आती है बात कि डॉलर, ठीक है। तो डॉलर का रेट है 70.25, यूरो का रेट है 83.50, पाउंड का रेट है 92.75। अब आती बात USD/INR की। तो इसमें जो है ये ISO कोड है, ये ISO कोड है। तो उसमें बेस करेंसी फर्स्ट वाली होती है, ठीक है। तो ISO कोड है और बेस करेंसी फर्स्ट वाली होती है। तो ISO कोड है, बेस करेंसी हमारी जो है वो फर्स्ट वाली होती है, ठीक। तो ISO कोड है, बेस करेंसी फर्स्ट वाली होती है, मतलब USD/INR में एक US डॉलर कितने का है। तो ISO वाला क्वेश्चन है क्या, हमारे पास ISO वाला क्वेश्चन है क्या? तो हाँ, आपको ISO वाले क्वेश्चन मिलेंगे PM में भी, ठीक है। तो याद रखना, ये ISO कोड तो बिल्कुल याद रखना। अब इनडायरेक्ट कोड क्या है? इनडायरेक्ट कोड वही जो 1 रुपये में कितनी चीज़ें आ जाएगी। तो वन यूनिट ऑफ होम करेंसी इज वर्थ हाउ मेनी यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ऐसी चीज़ें देखे रखिए। आती बात कन्वर्जन ऑफ करेंसी। तो बेसिक्स ऑफ करेंसी के बाद हमारा ओके, तो स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज है, पर खैर ये तो बेसिक्स के अंदर 1 और 2 है, ठीक है। तो बेसिक्स के अंदर 1 है, सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ करेंसी। तो ₹/डॉलर है 70.5। तो रेट किसका दिया है? डॉलर का रेट किसका दिया है? रेट तो डॉलर का दिया है, ठीक है। करेंसी कौन सी दी है? तो करेंसी भी डॉलर की दी है। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो पता चल जाएगा $10,000 कितने का। तो रेट किसका? करेंसी किसकी। फिर अगला, तो रेट किसका है और करेंसी किसकी, ठीक है। तो रेट अगर उसका देके रखा है और करेंसी भी उसकी है तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब रही बात आती है दूसरी चीज़ की, तो वही है कि रेट अगर रुपीज़ का दिया है, एग्जाम्पल 2 है, चलो एग्जाम्पल 2 पहले देखते हैं। रेट किसका देके रखा है? रुपीज़ का देके रखा है और फिर इधर ये डॉलर से, तो इधर क्या करेंगे आप? डिवाइड कर दो। तो रेट रुपये का देके रखा है और करेंसी डॉलर है, तो डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से रुपीज़ आ जाएगा आपका। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। चलो अब एग्जाम्पल 3 है, JPY। रेट किसका देकर रखा है? रुपये का देकर रखा है, रुपये देकर रखा है, मल्टीप्लाई करो। ये है यूरो का देकर रखा है और रेट यूरो का है। लिखो रेट किसका है, ऐसा लिखो बार बार कि रेट किसका है, करेंसी किसकी। रेट किसका है, करेंसी किसकी। सेम है तो मल्टीप्लाई, अदर है तो डिवाइड। रेट है यूरो का, पाउंड का सॉरी, और डॉलर देके रखा है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा। अब INR GBP क्या होता है कि यूँ तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ऐसा ISO कोड होता है, तो एक INR में कितना आता है। भाई धोखा, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ISO कोड में भी GBP की वैल्यू देके रखी है, तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तो ISO अपना एक्सेप्शन होता है, और ये तो ISO का एक्सेप्शन है। तो ISO हमारा एक्सेप्शन होता है, ये ISO का एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ISO हमारा एक्सेप्शन होता है, मतलब कि ISO में एक्सेप्शन होता है, मतलब INR की वैल्यू होनी चाहिए थी, पर ये ISO का एक्सेप्शन है। मतलब इधर पाउंड की वैल्यू देके रखी है, पाउंड की वैल्यू देके रखी है। तो रेट किसका देके रखा है? पाउंड का देके रखा है, और करेंसी कौन सी है? पाउंड में है। चलो मल्टीप्लाई करो। अब ये एक्सेप्शन नहीं, इसमें USD का देके रखा है और रेट USD और डॉलर का है, तो ये एक्सचेंज रेट की बात करें, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट किसका है और करेंसी कौन सी है? तो एक्सचेंज रेट किसकी करेंसी का है और दे के क्या रखा है, ठीक है। तो हमको क्या है, लेते के बात यही करनी है कि रेट किसका दिया है, करेंसी किसकी। तो यही था कि एक्सचेंज रेट किसका है और करेंसी किसकी देके रखी है। सेम है तो मल्टीप्लाई, अदर है तो डिवाइड। चलो बिड आस्क रेट की बात करते हैं। बिड आस्क रेट में क्या बोला है
कि फॉरेन एक्सचेंज इज़ ओवर द काउंटर मार्केट एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तो वो ओटीसी मार्केट है। तो फॉरेन एक्सचेंज इज ओटीसी मार्केट और आरबीआई इसको रेगुलेट करती है। तो एक ओटीसी मार्केट है, आरबीआई रेगुलेट करती है और आरबीआई ने ना जो ऑथराइज डीलर को अपॉइंट करके रखा है आरबीआई ने, ठीक है। अब वही जो है बाय और सेल करती करेंसी। ये तो अपन ने ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेशन में भी पढ़ा है, इनफैक्ट अपन ने उधर भी पढ़ा है, फेमा में पढ़ा है और एफडीआई में पढ़ा है। तो आरबीआई अपॉइंट करती है फॉरेन एक्सचेंज डीलर को टू बाय एंड सेल सिक्योरिटी एंड अ डीलर कोड बिड एंड आस्क रेट फॉर करेंसी पेयर। अब डीलर जो है वो कोड करता है बिड और आस्क रेट। जब आरबीआई ने ही अपॉइंट करके रखा है, सिंपल सी बात है, आरबीआई ने अपॉइंट करके रखा है डीलर को कि वो बाय कर सके सेल कर सके सिक्योरिटीज़ को, तो डीलर ही कोड करेगा, ठीक है। तो डीलर कोड करेगा, ठीक है। अब डीलर जब कोड करेगा, समझो सपोज एसबीआई का कोड, ये डॉलर दे के रखा है, ठीक है। तो ये बिड रेट और ये आस्क रेट हो गया। बिड रेट क्या हो गया, बैंक परचेस करेगी सस्ते में और, ठीक है, ओके, बैंक परचेस करेगी सस्ते में और सेल करेगी महंगे में, ये बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एसबीआई जो है वो बाय करेगी डॉलर को, अगर करना है तो 75.5 में 70.25 और रेडी टू सेल 70.75, ठीक है। ये हो गई बात हमारी। डिफरेंस बिटवीन ये जो है आस्क रेट और बिड रेट होता है, ये बिड आस्क स्प्रेड होता है, ठीक है। इसको बिड आस्क स्प्रेड बोला जाता है। चलो समझते हैं। आई बात इंडिया और यूएस की, तो भाई ने इंपोर्ट करा सामान इंपोर्ट करा है तो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोला कि यूएस से इंपोर्ट करा है, $1,00,000 पेमेंट करना है, $1,00,000 पेमेंट करना है। ये एरो इस साइड का है ना, पेमेंट करना है $1,00,000 का। अब क्या करूँगा मैं, $1,00,000 मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रुपीज़ दे के डॉलर लूँगा, ठीक है। तो रेट किसका दिया हुआ है, डॉलर का। रेट किसका दे के रखा है, डॉलर का। कैसे पता चला, क्योंकि एग्जाम्पल में दे के रखा है रेट डॉलर का। तो रेट डॉलर का दे के रखा है और करेंसी भी डॉलर की दे के रखी है, ठीक है। तो अब करेंसी डॉलर दे के रखी है, रेट भी डॉलर का है। अब सबसे पहले यही बात आती है कि मल्टीप्लाई तो होगा। अब इधर क्या करें, हम बेच रहे हैं, मतलब बैंक खरीद रही है, बैंक खरीद रही है तो बैंक खरीदेगी सस्ते में, ठीक है। अब समझो इधर जो है हम राम ने इंपोर्ट करा गुड्स को, अब कितने रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब बैंक बाय कर रही है या सेल कर रही है, तो इधर हम समझे तो है हम बैंक की तरफ से तो डॉलर जा रहे हैं, बैंक डॉलर सेल कर रही है, तभी तो सामने वाले के पास बाय हो रहा है। तो बैंक सेल कर रही है तो सेल महंगे में करेगी, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यही था हमारा कि रेट किसका है, करेंसी किसकी है, ठीक है। ये सब देखते हुए हमने प्रॉपर कैलकुलेशन करा। इधर भी ऐसे ही था कि एग्जाम्पल नंबर 2 देखे तो पाउंड की वैल्यू देके रखी, यूके कस्टमर ने इंपोर्ट करा गुड्स फ्रॉम यूएस। अब देखो यूएस से इंपोर्ट करा है तो डॉलर देके रखा है, ठीक है। हाउ मच पाउंड आर रिक्वायर्ड टू बाय। देखो क्या बोला है कि यूके कस्टमर है, उसने इंपोर्ट करा है यूएस से इंपोर्ट करा है, पेमेंट क्या होगा, पेमेंट होगा डॉलर का, मतलब कि वो बैंक में जाएगा, बैंक से डॉलर विड्रॉ करेगा। तो एक तरीके से जो है एक यूके के कस्टमर के लिए, जो यूके की बैंक है उसके लिए डॉलर फॉरेन करेंसी है, ठीक है। अब कितने पाउंड उसको चाहिए, अगर उसको बाय करना है डॉलर, तो किसको बाय करना है, ये बाय करना है यूके इंपोर्टर को, तो देगा बैंक देगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले रेट किसका दे के रखा है, रेट दे के रखा है अपना पाउंड का, ठीक है। और रेट पाउंड का दे के रखा है, करेंसी किसकी दे के रखी, करेंसी डॉलर की दे के रखी। तो रेट पाउंड का है, करेंसी डॉलर की दे के रखी, तो डिवाइड होगा। अब डिवाइड किससे होगा, समझो डिवाइड किससे होगा, डिवाइड तो होगा, अब डिवाइड होगा आस्क से, क्योंकि जा रहा है, महंगा जा रहा है, आस्क से, तो 1/बिट होता है आस्क। तो ये जो है इस तरीके से जो है हमने समझा कि रेट किसका है, भैया रेट है हमारा डॉलर का दे के रखा है, करेंसी किसकी, ये भी डॉलर की दे के रखी, ठीक है। तो रेट डॉलर का है, करेंसी भी डॉलर की है, तो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बिट से या आस्क से, ठीक है। अब देखो ये जा रहा था, इधर डॉलर जा रहा है, तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, उधर डॉलर जा रहा था ना, तो हमने जो है सेल कर रहा था, जा रहा था आस्क। पर जब हम डिवाइड करेंगे तो वही है कि रेट किसका है, करेंसी किसकी है, ठीक है। पर अगर रेट और करेंसी आ रहा है डिफरेंस, ठीक है, जब रेट आ रहा है और करेंसी आ रहा है डिफरेंट, और जो हमारा जा रहा है वो हमारी जा रही है फॉरेन करेंसी जा रही है, तो ऐसे केस में जैसे हम बात करें तो 1 सेकेंड, ठीक है। तो रेट किसका था हमारा, रेट था हमारा पाउंड का, जा रहा है हमारा डॉलर, जो जा रहा है तो आस्क से जा रहा है, तो सबसे पहले डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। अब डिवाइड किससे होगा, आस्क से डिवाइड होगा, डिवाइड आस्क से होगा, मतलब कि इन द सेंस डिवाइड आस्क से होगा, मतलब 1/बिट होगा, 1/बिट
इस आस्क। तो इस तरीके से आस्क से अपना डिवाइड होगा, आस्क रेट नहीं, आस्क रेट नहीं, ठीक है। तो आस्क रेट इन द सेंस कि आस्क को बीड आस्क समझ के ये मत कर देना, क्योंकि डिवाइड कर रहे हो आप आस्क से, मतलब कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/bid, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा ये कैलकुलेशन हमारा है। ये हमारा जो है वो बीड आस्क रेट था, ये बीड आस्क रेट हमारा कंसेप्ट ओवर हुआ, ठीक है। तो हमने 3 कंसेप्ट पढ़े, 3 के कंसेप्ट पढ़े, एक तो बीड आस्क रेट है, ठीक है, एक हमने वो कोड वोड पढ़ लिया, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ करेंसी पढ़ लिया, ठीक है, बीड आस्क रेट पढ़ लिया, और एक बेसिक्स में कुछ था डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड क्या होता है। ओके, तो इधर जो है हमारा नेक्स्ट पीडीएफ आया। नेक्स्ट पीडीएफ में क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल 3 जो है हमारा जो दे के रखा है एग्जाम्पल 3, वो ये है कि रुपी पर पाउंड, पाउंड की वैल्यू है, ये तो दिख रहा है। राम ने एक्सपोर्ट करे गुड्स टू यूके, गुड्स एक्सपोर्ट करे यूके को, एंड पैसे कितने आएंगे, पाउंड आएगा 4000, रेट किससे दे के रखा है, पैसे किसके आएंगे, तो सेम है, मल्टीप्लाई करो, हाउ मैनी रुपीज़ इफ़ सेल करेंगे बैंक को, तो अब सेल करेंगे बैंक को, बैंक परचेस करेगा सस्ते में, तो 90.25, ठीक है। तो ठीक है, रेट किसका है, तो अगर चले तो रेट किसका है भैया, रेट हमारा इसका पाउंड का, करेंसी किसकी है, करेंसी भी भैया पाउंड की है, डिवाइड मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बिट से ही करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है, डिवाइड होता तो वो 1/आस्क को 1/बिट ऐसा करना पड़ता। एग्जाम्पल 4 है, डॉलर की वैल्यू दे के रखी कि येन की, डॉलर की वैल्यू दे के रखी, अब बाय कर रहे हैं येन, तो कितने डॉलर लगेंगे, तो सबसे पहले रेट किसका है, डॉलर का है, करेंसी किसकी, येन की है, अब रेट डॉलर का है, करेंसी येन की है, तो सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे आज से की बिट से करेंगे। अब समझो, वांट टू बाय, उसको बाय करना है, ठीक है, तो हाउ मच डॉलर रिक्वायर्ड, वो बाय करेगा मतलब वो डॉलर देगा, मतलब बैंक परचेस करेगी, मतलब वो सस्ते में करेगी, या तो उसको ऐसा समझ सकते हैं, या तो उसको ऐसा समझना रहेगा कि भैया ये डॉलर दे के रखा है, डॉलर की वैल्यू बाय करना है, बाय कर रहे हैं, तो सबसे पहले बैंक की तरफ से येन का आउटफ्लो होगा। अब येन का आउटफ्लो हुआ, तो आउटफ्लो तो सस्ते में होता है, आउटफ्लो महंगे में होता है, सॉरी आउटफ्लो महंगे में होता है, मतलब कि आउटफ्लो महंगे में होगा, तो वो 1/बिट, तो ये आस्क होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1/बिट करा और ये आस्क हुआ, वैसे देखना है इसको कि आउटफ्लो महंगे में होगा तो 1/बिट करना पड़ेगा, 1/बिट हमारा आस्क होता है। तो हाउ मच डॉलर इज रिक्वायर्ड, तो इसे हमने $1600 निकाल लिया। GBP USD देख रखा है, GBP USD 15525 और 75, 15525 और 75, तो 15575 होगा, ठीक है। तो ये बीड आस्क स्प्रेड होता है। खैर, तो अब 15525 प्लस 75 नहीं करना है, 15525 और 75 होगा, ऐसा करके देती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो दो का ही रिप्लेसमेंट है, ना कि वो एडिशन है। तो अब ये ISO कोड है, तो एक्सेप्शन है क्या देख लो, नहीं एक्सेप्शंस तो अब ये 1 पॉइंट है, वैसे तो 1 पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल ISO है, और सेल करना है $80,000, तो ठीक है, सेल करना है मतलब सामने वाला बाय करेगा, महंगे में बाय होगा, ठीक है। अब महंगे में बाय हुआ, ठीक है, तो बाय सॉरी सस्ते में बाय होगा, तो 1.5575 आएगा, तो उससे डिवाइड हो जाएगा, जैसे करा। फिर एप्लीकेशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, और एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या है कि डॉलर दे के रखा है, एप्रिसिएशन होगा तो 1.1, 10% जिसका रेट दे के रखा है, देखो जिसका रेट दे के रखा है वो एप्रिशिएट हो रहा है, तो 1.1 से अपन ने कर दिया, ठीक है। तो मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे, वो वही डेप्रिशिएट हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। तो अगर दूसरा है, ठीक है, दूसरा हो रहा है मतलब कि रेट उसका नहीं दे के रखा है, ठीक है, तो ये अगर ऐसे में डिफरेंस है कि जो जिसका रेट दे के रखा है वो अप्रिशिएट हो रहा है, बात अलग है। अब जिसका रेट नहीं दे के रखा है वो अप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर अप्रिशिएट हो रहा है तो डिवाइड बाय 0.9 करेंगे, और ठीक है, तो वो अप्रिशिएट हो जाएगा, और ऐसे करते हुए चलेगा। समझते हैं इधर, जैसे कि $1 दे के रखा 70, और $1 जो है ये डॉलर का रेट है, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉलर का रेट है, रूपी अप्रिशिएट हो रहा है, सी डॉलर का रेट है, रूपी अप्रिशिएट हो रहा है। अब क्या करें, रूपी अप्रिशिएट मतलब डॉलर डेप्रिशिएट, तो उसको क्या है कि बेस पे इफेक्ट क्या है ये देखो, ठीक है। तो करेंसी तो डॉलर की है और रेट उस करेंसी का नहीं है, तो करेंसी जो है डॉलर की है और एप्रिसिएशन उस करेंसी में नहीं है,
तो रुपी अप्रिशिएट हो रहा है मतलब डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, अभी तक मल्टीप्लाई नहीं होगा, डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो डिवाइड बाय, ठीक है। अब डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है तो मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं होगा, सॉरी रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, और डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है तो 1.1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सेम रेट नहीं है, सेम चीज़ें नहीं है। जैसे कि इसमें डिवाइड बाय 9 होगा, इस तरीके से आप बढ़ाओगे। तो बेस पे इफेक्ट क्या है ये देखना पड़ेगा। तो करेंसी किसकी दी है, डॉलर की, रेट किसका दिया है, सॉरी करेंसी रेट ही बात कर लेते डायरेक्ट। तो यही था कि जो है डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है तो डिवाइड बाय 0.9 करना पड़ेगा। अब जैसे कि $1 का, $1 का है, अगर डॉलर एप्रिशिएट हुआ, डॉलर डेप्रिशिएट हुआ तो इंटू 0.9 करेंगे, डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है तो इंटू हमने करा 0.9। रेट देख रखा है डॉलर का, रुपी एप्रिशिएट हुआ मतलब डॉलर डेप्रिशिएट हुआ, डॉलर डेप्रिशिएट हुआ तो बेस, डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, बेस पे इफेक्ट क्या है, बेस पे इफेक्ट क्या है, डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है तो डिवाइड अकॉर्डिंगली डिवाइड 1.1 करेंगे। तो रेट जिस करेंसी का है उस करेंसी में एप्रिसिएशन है तो मल्टीप्लाई होगा, रेट जिसका दिया हुआ है वो रेट जिसका दिया हुआ है और उसके अपोजिट करेंसी में एप्रिसिएशन हो रहा है तो रेट दे के रखा है, रेट जिस करेंसी का दिया है उस करेंसी में एप्रिसिएशन है तो ठीक है, तो रेट जिस करेंसी का दिया है उसी करेंसी में एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन जो भी है तो मल्टीप्लाई होगा। रेट जिस करेंसी का दिया हुआ है उस करेंसी से के अलावा अपोजिट करेंसी में जो है एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हो रहा है तो डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कस्टमर रेट एंड मर्चेंट रेट, तब कस्टमर रेट और मर्चेंट रेट का कैलकुलेशन है। तो इंटर बैंक रेट आर गिवन देन कस्टमर रेट आर कैलकुलेटेड एज अंडर। अब क्या बोल रहे हैं कि जब इंटर बैंक रेट दे के रखे हो ना तो कस्टमर रेट, सी सबसे पहले हाँ ओके, जब इंटर बैंक रेट दे के रखा है, जब इंटर बैंक रेट दे के रखा है तो कस्टमर रेट आर कैलकुलेटेड एज अंडर। देखो इंटर बैंक से ज़्यादा का ही रेट होगा कस्टमर का, इंटर बैंक मतलब कि ऊपर के लोगों का आपस में रेट, ठीक है, बैंक टू बैंक रेट। अब बैंक टू कस्टमर तो ज़्यादा ही होगा ना, तो वो उसको बोलते हैं TTBR TTSR, ठीक है। तो बाइंग कमीशन सेलिंग कमीशन ऐसा होता है। तो जैसे समझो कि रेट दे के रखा है कि एक बैंक दूसरी बैंक से 69 में बाय कर सकती है, तो बैंक टू बैंक रेट है। बैंक टू कस्टमर में TTBR TTSR कमीशन कट जाएगा तो कमीशन माइनस हो जाएगा, तो TTBR माइनस हो जाएगा, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट बाइंग कमीशन वो माइनस हो जाएगा, तो 69 में से 1% माइनस हो गया। तो वैसे ही जो है जब वो सेल करेंगे तो सेल जैसे करते हैं 70 में, तो ठीक है, तो कम बैंक सेल करती है, बैंक बाय करती है, तो बाय करती है तो और बाय और कम हो जाएगा, सेल जितने में करती है कस्टमर के केस में और बढ़ जाएगा वो, ठीक है। तो खरीदेंगे तो और सस्ते में, बेचेंगे तो और महंगे में, ठीक है, बेचेंगे तो और महंगे में, खरीदेंगे तो और सस्ते में, ये है चीज़, ठीक है। ओके समझे हम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस रेट की बात करते हैं। सी मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपको ये टेलीग्राम यूट्यूब इन सब पे अवेलेबल हो जाएगा। इस जस्ट एक रिवीजन हमारा करने के लिए हम साथ में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ओके। तो क्रॉस रेट है, क्रॉस रेट में क्या बोला है कि एक्सचेंज रेट ऑफ और फॉरेन करेंसी अगेंस्ट होम करेंसी मे नॉट बी अवेलेबल। क्रॉस रेट में बोल रहे हैं कि यार देखो सिंपल सी बात है, एक्सचेंज रेट सारी फॉरेन करेंसी का होम करेंसी में अवेलेबल थोड़ी ना हो सकता है कि भैया मेरे पास डॉलर पाउंड डॉलर रुपीस डॉलर का पाउंड का रेट हो, अब मेरे को येन का रेट चाहिए, येन का रेट नहीं है, तो ऐसे केस में क्रॉस रेट निकालना पड़ता है। वो ये जनरली क्रॉस रेट जो लगता है यूज टू कैलकुलेट आर्बिट्रेज, ठीक है। अब क्रॉस रेट जब आर्बिट्रेज करना रहता ना कि हमको 2-3 कंट्री का हमको भाव पता है और हमको लग रहा है कि हम शॉर्ट इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम शॉर्ट इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो अगर हम वो कर सकते हैं तो ठीक है भैया, अगर हम वो कर सकते हैं तो हमको क्रॉस रेट चाहिए। अब क्रॉस रेट चाहिए तो सिंपल सी बात है, वो आर्बिट्रेज वाले केस में हमको काम आता है। अब क्रॉस रेट में बिड और आस्क भी हो सकता है, वो बिड और आस्क नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो विदाउट बिड और आस्क, जो बिड और आस्क नहीं है तो क्या होगा, जब बिड आस्क नहीं है तो जैसे कि डॉलर का रेट देकर रखा है और पाउंड का रेट देकर रखा है, तो डॉलर और पाउंड का रेट देकर रखा है और मेरे को रुपये बाय पाउंड निकालना है। तो सी ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS। LHS RHS समझो, LHS वाली सिचुएशन को हमको इक्वेशन जैसे देखना है और RHS को LHS के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। तो जैसे इक्वेशन है रुपये बाय डॉलर और डॉलर बाय पाउंड, तो हमको रुपये बाय पाउंड चाहिए, तो ठीक है 1 × 2 करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, तो 1 × 2 करना पड़ेगा तो रुपये बाय पाउंड आएगा।
तो 1 इंटू 2 है तो मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 है, रुपी बाय, अब इधर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब देखो रुपी बाय डॉलर, अब 1 इंटू 2 तो करने से रहे, ठीक है। तो रुपये और डॉलर दोनों ऊपर आ गए, दोनों ऊपर आ गए। अब मेरे को डॉलर नीचे चाहिए तो 1/2 करूँगा। तो अगर हम देखें तो रुपी बाय पाउंड डिवाइड बाय डॉलर बाय पाउंड, तो पाउंड पाउंड कट जाएगा और रुपी बाय डॉलर हो जाएगा, तो 1/2 यही आया। तीसरा हमारा आया येन पर रुपी, तो येन पर रुपी और रुपी पर डॉलर, क्या चाहिए हमको, डॉलर पर येन, डॉलर पर येन है। तो ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 1 इंटू 2 करा तो येन बाय डॉलर आएगा, 1 इंटू 2 करा तो येन बाय डॉलर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 इंटू 2 करा तो येन बाय डॉलर आ जाएगा। अब क्या करें, 1 इंटू 2 तो नहीं कर सकते, और 1 इंटू 2 करके अगर हमारा येन बाय डॉलर आ रहा है, हमको डॉलर बाय येन चाहिए, तो 1/1 इंटू 2, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि 1 डिवाइड, ठीक है, 1/1 इंटू 2 ना, मतलब कि दोनों इक्वेशन का अपॉन में रखना है। तो 1/1 इंटू 2 मतलब कि 1/3.45 इंटू 1/70। तो इस तरीके से जो है डॉलर ऊपर आ जाएगा, येन नीचे आ जाएगा और हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो वही अगर 1 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा, फिर 1/1 इंटू 2 करेंगे तो या तो ऐसा कर लो आप 3.45 इंटू 70 कर लो, डिवाइड इक्वल टू कर लो, तो भी आ जाएगा आंसर आपका। क्या आपने 3.45 इंटू 70 किया तो ये तो आया हमारा 1 इंटू 2 में आया है, और हमको पूरा उल्टा चाहिए, तो 1/241.5 कर दो। तो इस तरीके से आपके जो है वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब इक्वेशन 4 है, तो इक्वेशन 4 में तो 1 इंटू 2 से काम चल जाएगा क्या, 1 इंटू 2 से, तो 1 इंटू 2 से काम चल जाएगा, पर पाउंड बाय रुपी आएगा, हमको रुपी बाय पाउंड चाहिए। तो वही है 0.8045 इंटू 0.0167, ठीक है। ये जो भी आए डिवाइड इक्वल टू करो तो 74.43 आ जाएगा। अब ये 1 इंटू 2 से काम चल जाएगा कि 1 इंटू 2 से काम चल जाएगा, इधर काम चल जाएगा 1 इंटू 2 से, क्योंकि हमको येन बाय रुपी चाहिए। तो ठीक है 1 इंटू 2 से काम चल जाएगा, तो इंटू कर दो 145 इंटू 0.165। अब एग्जाम्पल 6 एक और आता है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल है, तो इससे क्या होगा कि एक क्लैरिटी बन जाएगी, एक क्लियर हो जाएगा कि भैया देखो ऐसा है सीन, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में तो कोई सा भलता नया ही क्वेश्चन आना है, पर हमसे कम से कम हमको तो क्लैरिटी होगी क्या हो रहा है। सो अगर हम देखें तो जीबीपी और यूएस डॉलर, तो जीबीपी और यूएस डॉलर है, तो वो यूएसडी और आईएनआर है, सही में देखो ये भी आईएसओ है, आईएसओ कोड है। पाउंड का रेट देख रखा है, डॉलर का रेट देख रखा है। अब ये आईएसओ का एक्सेप्शन नहीं है, सी। तो यही है कि जो है इधर पाउंड का रेट देख रखा है, डॉलर का रेट देख रखा है, ठीक है। तो पाउंड का रेट देख रखा है और डॉलर का रेट देख रखा है। अब हमें क्या करना है, वही इक्वेशन, हमको तो इक्वेशन जैसे ही समझना है। रेट तो पाउंड और डॉलर का देख रखा है, पर हमें जो है इक्वेशन जैसे ही समझना है उसको, तो 1 इंटू 2 करना पड़ेगा। 1 इंटू 2 होगा तो ये डॉलर डॉलर कैंसिल हो जाएगा, और जीबीपी बाय आईएनआर होगा, तो इसको 1 इंटू 2 करना पड़ेगा। ये आती बात। इसमें क्या करें, अब रुपये बाय डॉलर है, डॉलर बाय यूरो है, और यूरो बाय पाउंड है। अब 1 इंटू 2 करा तो रुपये बाय यूरो आ गया, और ठीक है 1 इंटू 2 इंटू 3 करा तो ये डॉलर कटा 1 इंटू 2 में, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 करा, तो जब 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यूरो कट जाएगा, तो रुपये बाय पाउंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। फिर आती बात कि अब हमको क्या चाहिए, यूरो बाय पाउंड, तो यूरो बाय पाउंड चाहिए, तो हमको रुपये को काटना है, ठीक है। यूरो बाय पाउंड चाहिए, तो सबसे पहले देखो समझो 1 इंटू 2 इंटू 3 करा तो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 करा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और हमको चाहिए क्या, यूरो बाय पाउंड। सबसे पहले पाउंड को तो नीचे ही चाहिए, पाउंड को नीचे चाहिए तो 1/a तो करना पड़ेगा, तो मतलब कि 1 को डिवाइड में लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो 1 डिवाइड में होगा, तो डॉलर ऊपर हो जाएगा और पाउंड नीचे हो जाएगा। डॉलर ऊपर हुआ तो डॉलर डॉलर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसका डिवाइड में होना जरूरी है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि डॉलर ऊपर हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि हमारा डॉलर ऊपर हो गया और पाउंड नीचे हो गया। तो हमने जब ऐसा करा कि इसको डिवाइड में ले गए और इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब कि 2
ऐसा बोल सकते हैं, या तो 2/1 कर दिया हमने, या तो हम बोल सकते हैं 1/a, ठीक है, ए बी सी कर लो तो 1/a इंटू 2 इंटू बी, तो 1/a इंटू बी हो गया, तो 1/a इंटू बी, इससे क्या होगा, रुपी बाय यूरो आ गया, तो रुपी बाय यूरो आ गया। अब क्या करें, रुपी बाय पाउंड आ गया, सॉरी रुपी बाय पाउंड आ गया, तो अब क्या करें, रुपी बाय पाउंड आया तो अब रुपी बाय पाउंड को इससे ही ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आया रुपी बाय पाउंड है, ठीक है। अब हमको रुपी काटना है, तो रुपी बाय पाउंड है, और तीसरा क्या है हमारा, रुपी बाय यूरो। अब यूरो को ऊपर चाहिए, तो रुपी बाय पाउंड है, रुपी बाय यूरो है, तो यूरो को ऊपर ले जाना है तो रुपये को डिवाइड में ले जाना पड़ेगा। तो तभी अगर रुपी जो है यूरो नीचे है तो उसको ऊपर लाने के लिए इसको 1/, करना पड़ेगा, इसलिए इसको 1/c से मल्टीप्लाई करा, 1/c करा, यूरो ऊपर हो गया, रुपीस नीचे हो गया, रुपी नीचे हुआ तो ये कट गए, तो यूरो ऊपर है और डॉलर तो कट चुके थे और ये पाउंड जो है वो नीचे है, तो इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि इक्वेशन जमाई, सबसे पहले हमको रखना क्या है, इसको नीचे रखना है तो 1/a करना पड़ेगा, इसको ऊपर रखना है तो 1/c करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने a रखा तो ये ऊपर है ना, c रखा तो ये नीचे है ना, इसका उल्टा करना है तो 1/a और 1/c करना पड़ेगा, बाकी मल्टीप्लाई करो कट जाएगा सब, ठीक है। तो ये था। अब क्रॉस रेट अभी जो था जिसमें बी टास्क नहीं था, अब क्रॉस रेट है जिसमें बी टास्क है, तब समझना पड़ेगा, वो सस्ता महंगा वाला समझना पड़ेगा कंसेप्ट, ठीक है, कि हम सस्ते में खरीद रहे हैं महंगे में खरीद रहे हैं। तो क्रॉस रेट विद बी टास्क, तो जो क्रॉस रेट है बी टास्क के साथ, तो वो ऐसा है कि रुपी बाय डॉलर। अब जैसे बात आती है क्रॉस रेट विद बी टास्क, तो इसमें भी यही है कि रुपी बाय डॉलर है, डॉलर बाय पाउंड है, 1/2 करेंगे तो बीट इंटू बीट, आस्क इंटू आस्क, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको रुपी बाय पाउंड चाहिए, रुपी बाय पाउंड, रुपी बाय डॉलर, 1/2 हो रहा है क्या, 1/2 करेंगे तो रुपी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, हमको डॉलर ऊपर चाहिए, ठीक है, तो डॉलर नीचे, डॉलर को ऊपर चाहिए, मतलब डिवाइड में फेंकना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, 1/2 करोगे तो आप 1/2 करोगे तो बीट इंटू बीट तो होगा नहीं, बीट डिवाइड बाय आस्क। सो अब इसको जो है 1/2 करेंगे, अब 1/2 करेंगे तो बीट इंटू बीट नहीं होगा, बीट इंटू 1/आस्क होगा। तो इस केस में क्या होगा कि, तो ये होगा कि बीट इंटू बीट करेंगे तो बीट आएगा, पर इधर बीट इंटू 1/आस्क करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड वाला पिक्चर आ रहा है। तो देखो यही हुआ, बीट इंटू 1/आस्क, ये बीट हुआ, बीट इंटू 1 और आस्क इंटू 1/आस्क, सॉरी बीट इंटू 1/आस्क, तो ये बीट आया, और आस्क इंटू 1/बीट, तो ऐसे में आस्क आया। चलो एग्जाम्पल 3 में क्या है, अब 1/2 करेंगे क्या, ना नहीं हो पाएगा, 1/2 तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, पर फिर भी जो है 1 को मल्टीप्लाई ऊपर रखना पड़ेगा, 1/2 होगा, क्योंकि हमको जो है डॉलर नीचे चाहिए, 1/2 करेंगे, और मतलब 1/2 मतलब कि 2 को इंटू नहीं कर रहे, 2 को डिवाइड में फेंक रहे हैं, तो ये जो है रेशो ये उल्टा हो जाएगा। अब ये रेशो उल्टा हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा पाउंड और डॉलर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 करना है, इधर 1/2 करना बाकायदा, आप तुम्हारा आंसर आएगा। अब 1/2 है तो समझो 1/2 है, मतलब बीट इंटू 1/आस्क, बीट इंटू 1/आस्क, तो यही हुआ, बीट इंटू 1/आस्क। तो इस तरीके से आस्क का भी होगा, आस्क इंटू 1/बीट, आस्क इंटू 1/बीट। एग्जाम्पल 4 है, इधर भी समझो, 1/2 करा, रुपी कैंसिल हो गया, डॉलर मेरे को ऊपर चाहिए और यूरो नीचे चाहिए, तो डॉलर तो ऊपर ही है अभी भी, तो 1/2 तो होगा। अब यूरो नीचे है और पाउंड को नीचे लाना है, पाउंड को नीचे लाना है, मतलब यूरो को ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो यूरो कट जाएगा, तो 1/2 डिवाइड बाई 3, तो 1/2 डिवाइड बाई 3 होगा, तो हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 3, मतलब कि बीट इंटू बीट डिवाइड बाय आस्क, आस्क इंटू आस्क डिवाइड बाय बीट, यही हुआ, आस्क इंटू आस्क, आस्क इंटू आस्क डिवाइड बाय बीट। ये एग्जाम्पल 5 है, तो इसमें सिंपल सी बात है, 1/2 करेंगे तो नहीं होगा, 1/2 करेंगे जो GBP बाय JPY आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, उल्टा, तो अब 1/2 करते तो बीट इंटू बीट होता। अब इधर क्या करेंगे, 1/आस्क इंटू 1/आस्क, समझो
1 बाय आस्क इंटू 1 बाय आस्क तो होगा बिड, 1 बाय आस्क इंटू 1 बाय आस्क हुआ बिड, और आस्क रेट है तो 1 बाय बिड इंटू 1 बाय बिड हुआ आस्क बिड, सॉरी 1 बाय आस्क इंटू 1 बाय आस्क हुआ बिड रेट, और 1 बाय बिड इंटू 1 बाय बिड हुआ 1 बाय बिड इंटू 1 बाय बिड हुआ आस्क रेट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द क्रॉस रेट, ठीक है। तो द डॉलर रेशियो डीएम, तो डॉलर अपॉन डीएम है और डीएम का रेट देख रखा है, ठीक है। तो बेस रेट है तो 0.35 है, डॉलर टू एफएफ, तो एफएफ का रेट देख रखा है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इक्वेशन बना ली। अब एफएफ बाय डॉलर चाहिए तो 1 इंटू 2 तो नहीं होगा, 1 इंटू 2 होगा तो डॉलर बाय एफएफ होगा, हमको एफएफ बाय डॉलर चाहिए तो 1 बाय 3.35 इंटू, तो ये क्रॉस रेट है विदाउट बिड आस्क। क्वेश्चन नंबर 2, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब देखते हैं क्रॉस रेट कैलकुलेट करना है, रुपी डिवाइड बाय डॉलर, तो रुपी बाय डॉलर है तो रुपी बाय डॉलर हो रहा है, तो ठीक है रुपये बाय डॉलर एक्सचेंज रेट देके रखा है, डॉलर का भाव देके रखा है, और नॉर्वे बाय डॉलर देके रखा है। रुको, नॉर्वे 1 इज इक्वल टू डॉलर 0.1124 क्या बोल के रखा है, एंड क्रोन नॉर्म में 1, तो ये 1 है ना, ये बेस है, तो डॉलर बाय नॉर्वे का क्रोन ऐसा देके रख दिया। अब हमको एक्सचेंज रेट निकालना है, ठीक है, तो एक्सचेंज रेट निकालना है, तो एक्सचेंज रेट किसका निकालना है, क्रोन और रुपीज़ का, क्रोन डिवाइड बाय रुपीज़ का, तो वही क्रोन डिवाइड बाय रुपीज़, ये कैसे होगा 1 इंटू 2 तो रुपीज़ डिवाइड बाय क्रोन होगा। चलो 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 कर दो, या तो 1 इंटू 2 करो फिर डिवाइड पे फेंक दो, तो 35.15 इंटू 0.1124 डिवाइड इक्वल टू ये 0.2531 या 0.2532 आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने हमारा पार्ट 1 ओवर किया। पार्ट 1 में क्या क्या देखा हमने, अगर हम एक्टिव रिकॉल करें तो पार्ट 1 में हमने देखा एक्सचेंज रेट, डायरेक्ट कोड, इनडायरेक्ट कोड, ये देखा हमने। कन्वर्जन ऑफ करेंसी देखा, बाकायदा हमने कन्वर्जन ऑफ करेंसी देखा, ठीक है, समझा कि रेट किसका दिया है, करेंसी किसकी है, ये हमने देखा कन्वर्जन ऑफ करेंसी। फिर बिड आस्क रेट की बात करी कि बिड बैंक की तरफ से हमको देखना पड़ता है, बिड आस्क सस्ते में परचेस करेगी महंगे में बेचेगी, ये बिड आस्क रेट हमने देखा, कुछ कैलकुलेशंस करे। फिर सेकंड पीडीएफ हमारी आती है जहाँ पे भी हमने जो है अच्छे खासे चीज़ों को समझा, ठीक है। तो बिड आस्क के हमने क्वेश्चन करे, क्वेश्चन हमारे खत्म हुए, आईएसओ कोड समझा, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हमने करेंसी में देखा, फिर जो है कस्टमर रेट और मर्चेंट रेट हमने देखा, टीटीबीआर टीटीएसआर और क्रॉस रेट हमने समझा। ये बेसिक्स था, ये बेसिक्स ओवर हुआ, जिसमें क्रॉस रेट में बिड रेट था, क्रॉस रेट विदाउट बिड आस्क और क्रॉस रेट विद बिड आस्क, ये हमने समझा, क्वेश्चन करें। अब हम जो है हमारा नेक्स्ट वाला पोर्शन पे आ रहे हैं, स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज। तो स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज मतलब कि खड़े पैर पे आर्बिट्रेज करना, तो रिस्क फ्री, मतलब रिस्क कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट शॉर्ट होगा ही होगा। ये कुछ मिनी सेकंड्स के लिए ऐसा होता है, ठीक है, कि हम करेंसी बाय करते हैं, वही करेंसी हम मतलब कि घूम फिर के एक जगह पे आ जाते हैं और प्रॉफिट कमा के आते हैं, ऐसा। तो इन स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज हम क्या करते हैं, हम बाय करते हैं, हमने करेंसी बाय करी, ठीक है, तो बाय करेंसी वेयर इट इज़ सेलिंग एट लोअर रेट, तो जहाँ पे देखो सस्ते में बिक रहा है वहाँ से हमने बाय करा, तो सस्ते में बिक रहा है वहाँ से बाय करके महंगी जगह पे बेचेंगे, यही होगा ना। जैसे कि अब महू में पनीर जो है 150 रुपये का है, और वही पनीर जो है इंदौर में 200 का है, तो महू से खरीद के मैं इंदौर में बेचूंगा, ठीक है। पर इसमें अब वो ट्रैवलिंग कॉस्ट लगेगी, ये सब भी लगता है ना, तो ये आर्बिट्रेज में ऐसा बोलते हैं कि ये सब एज्यूम करो कि इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, तो हमको ऐसा कुछ नहीं दे के रखेंगे कि आपको बीच में कॉस्ट भी दे के रखा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 150 में परचेस कराओ, 200 में बेचा, ये श्योर 50 रुपये का प्रॉफिट, ऐसा होता है आर्बिट्रेज। तो यही करेंसी के बीच में होता है, तीन करेंसी जब आ जाती है तब आर्बिट्रेज होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि क्या लिखा है, वी बाय करेंसी वेयर इट इज सेलिंग एट लोअर रेट एंड वी सेल करेंसी वेयर इट इज सेलिंग एट हायर रेट, तो उधर ही बेचेंगे ना, अब उधर ही बेचेंगे ना जहाँ पे हायर रेट है। तो इस तरीके से जो है हमने जो है समझा है आर्बिट्रेज का मतलब क्या है, आर्बिट्रेज का बेसिक इंटेंट क्या है। अब सपोज करो कि डॉलर रेट इंडिया में है 2.70 एंड यूएसए में है 72, तो डॉलर रेट इंडिया में है 70 एंड यूएसए में है 72,
तो ऐसे केस में हमको समझना पड़ेगा कि इंडिया में 70 है, यूएसए में 72 है, किधर बेचोगे? पहले खरीदोगे किससे? इंडिया में लोगे, सभी 70 के भाव पे है, यूएसए में दोगे। तो इन दिस सिचुएशन वी बाय डॉलर फ्रॉम इंडिया एंड सेल इन यूएस। अभी ना ऐसे 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 मज़े नहीं आते, ऐसे में समझ में नहीं आता। तो ऐसे अगर डॉलर की जगह अगर हम पनीर बोल कि पनीर इंडिया में 70 के भाव का है, यूएसए 72 है, तो इंडिया से परचेस करके यूएस में बेचोगे। अब इधर जो है कि एग्जाम्पल 1 सबसे पहले अब हम समझते हैं आर्बिट्रेज गेन का मतलब क्या होता है। क्योंकि आप परचेस करोगे तो देखो, आप परचेस करोगे तो किससे परचेस करोगे? आप परचेस करोगे ना, एज एन इन्वेस्टर आप परचेस करोगे तो बैंक से परचेस करोगे, बैंक दे रही है आपको, तो बैंक आस्क पे देगी, तो आप परचेस आस्क पे करोगे। ठीक है, अभी अपन समझते हैं क्वेश्चन में। कैलकुलेट आर्बिट्रेज गेन। अब इधर जो है हम जो है वो पर्टिकुलर परचेस को आस्क पे करेंगे, बिड पे करेंगे, हमको किस एंगल से देखना है वो अभी हम देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है, रुपी बाय डॉलर है, रुपी बाय डॉलर है, वो ये इंडिया का रेट है, यूएसए का रेट है। अब हमको आर्बिट्रेज गेन कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले अगर हम इसको कोड को समझे, इंडिया में बैंक जो है 60.5 पे जो लेती है डॉलर देती है, और डॉलर देती है 60.75 में। तो लेने का काम 60.5 और देने का काम 60.75, मतलब कि हम परचेस कर सकते हैं 60.75 के भाव पे और सेल कर सकते हैं। यूएसए में लेने का काम है और देने का काम है। तो बैंक दे रही है 60.75 पे, बैंक ने दिया 60.75 में, तो सामने वाला 60.75 पे लेगा ना। तो इधर अपन उस एंगल से देखो, परचेसर के एंगल से, कि तो वो तो आस पे परचेस करेगा, महंगे में परचेस करेगा, ये महंगे में परचेस किया पर सस्ते में बेचेगा, तो वो सस्ते में बेचेगा, तो वो यूएसए में दूसरी कंट्री के सस्ते में बेचेगा। ये महंगे में खरीदा पर दूसरी कंट्री के सस्ते में बेचा, तो इसको ये हो गया डिफरेंस 0.15 पर डॉलर का। अब इन्वेस्टर के एंगल से देखो, इसको इन्वेस्टर के एंगल से देखो। अब फिर जैसे बात आती है कि हमें जो है आर्बिट्रेज गेन इधर निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या देके रखा है कि डॉलर बाय पाउंड है और डॉलर बाय देके रखा है, डॉलर बाय पाउंड देके रखा है, और डॉलर बाय पाउंड इधर भी देके रखा है, यूएस का रेट है, मतलब कि पाउंड का रेट है इतना डॉलर यूएस में, पाउंड का रेट है इतना डॉलर यूके में। अब क्या होगा कि आर्बिट्रेज गेन देख लेते हैं कि जो पाउंड है वो अगर बैंक ले रही है तो 1.5025 में, और दे रही है तो 1.5175 में, तो देना जो है 1.5175 में। नीचे भी ऐसा है कि यूके में क्या हो रहा है कि पाउंड को लिया जा रहा है 1.5025 में और दिया जा रहा है 1.5195 में। तो समझो कि चलो मैंने यूएस से परचेस किया, बैंक देगी तो 1. आज पे मैं परचेस महंगा परचेस करूँगा, सस्ता बेचूंगा, गड़बड़ है। मैं महंगा परचेस करूँगा और अब अगले दूसरी कंट्री के सस्ते में बेचूंगा, तो इधर गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि उस कंट्री का जो सस्ता है वो इसके महंगे से ऊपर नहीं है। दूसरी कंट्री का सस्ता पहली कंट्री के महंगे से ऊपर नहीं है। तो यही है कि दूसरी कंट्री, ये जो दूसरी कंट्री है इसका जो सस्ता है वो पहली कंट्री के महंगे से भी कम है। तो जब दूसरी कंट्री का सस्ता पहली कंट्री के महंगे से कम है, तो पहली कंट्री के महंगे पे अगर मैं परचेस करूँगा, वो तो परचेस करना ही पड़ेगा, तो दूसरी कंपनी के सस्ते में ही बिकेगा वो। अब वो कम है तो आर्बिट्रेज है भी नहीं। चलो यहाँ पे परचेस करते हैं, दूसरी कंपनी का सस्ता पहली कंपनी के महंगे से कम है, पहली कंट्री के महंगे से कम है, तो इधर जो है आर्बिट्रेज पॉसिबल ही नहीं है। चलो फिर आती बात, एग्जाम्पल एक और आता है कि इन यूएसए जैसे डॉलर है 60 रुपये, और इन यूएसए डॉलर का रेट देकर रखा, पाउंड का रेट देकर रखा, और ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सचेंज रेट व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ डॉलर इन इंडिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सचेंज रेट इंडिया में डॉलर, इसका पाउंड का प्राइस इंडिया में क्या होना चाहिए? तो ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो 1/2 तो आ जाएगा 90। इफ डॉलर इज कोटेड, इफ पाउंड इज कोटेड इन इंडिया 80, कैलकुलेट आर्बिट्रेज। इंडिया में कोट हो रहा है वो 80, सस्ते में तो परचेस करो, महंगे में बेचो, महंगी जगह में बेचो, नहीं सॉरी, हाँ, तो ठीक है, तो हम परचेस करेंगे, ठीक है, तो इधर जो हो रहा है वो परचेस हम करेंगे, तो 80 में तो सस्ते हैं तो परचेस हम करेंगे, ठीक है, तो इंडिया से बाय करेंगे, सेल करेंगे यूएसए में, और यूएसए में सेल करेंगे तो वो तो यूएसए में जब सेल करेंगे तो वो डॉलर का भाव वो यूएसए में अगर देखा जाए तो 90 है ना। 1 सेकेंड, इफ़
dollar is quoted in India 80, calculate arbitrage. If dollar is quoted, pound is quoted in India 80, then buy pound from India rupees 80 and sell USA in 90. ये what should be the price of pound in rupees in USA ऐसा होना था. ये pound of price of pound in India नहीं in USA. बस ये है कि पाउंड वो प्राइस यूएसए में है पर शुड बी प्राइस, या तो ऐसा कर लो कि शुड बी प्राइस होना चाहिए इन इंडिया ताकि नो आर्बिट्रेज हो. ऐसे केस में जो है वो अपन बोल सकते हैं कि 90 होना चाहिए. तो ठीक है, तो यही था कि क्या होना चाहिए अबव एक्सचेंज रेट, व्हाट शुड बी द प्राइस इन इंडिया. तो ऑन द बेसिस, ऊपर के बेसिस पे इंडिया में क्या प्राइस होना चाहिए सो दैट नो आर्बिट्रेज ऑकर. ऐसे केस में तो वो 90 होना चाहिए. चलो क्वेश्चन था कि ऑन द सेम डेट डीएम स्पॉट रेट वो 0.40 है. तो डीएम स्पॉट रेट 0.40 है न्यूयॉर्क. ठीक है, तो डीएम स्पॉट रेट, अब डीएम स्पॉट रेट है मतलब कि 0.40 डॉलर है, तो डॉलर डिवाइड बाई डीएम होगा ना. वो सिंपल सी बात है, एक डीएम में 0.40 डॉलर होंगे. डीएम महंगा मतलब कि डीएम डॉलर से तो कमज़ोर है ना. अब the price of pound sterling was quoted at 1.80. तो ठीक है, डॉलर डिवाइड बाय पाउंड इस तरीके से दे के रखा है. अब क्या करें, what would you expect the price of the pound to be in Germany. तो क्या होना चाहिए जर्मनी में, what would you expect प्राइस ऑफ द पाउंड का प्राइस चाहिए. अब 1 into 2 करें, 1 into 2 करेंगे तो व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ पाउंड टू बी जर्मनी. ठीक है, टू बी इन जर्मनी क्या होना चाहिए पाउंड का प्राइस. अब पाउंड का प्राइस क्या होना चाहिए टू बी इन जर्मनी. अब जर्मनी में डीएम चलता, ठीक है, तो दिनार होता है जर्मनी मतलब डीएम चलता. तो ऐसे केस में जो है प्राइस ऑफ पाउंड कितना होना चाहिए जर्मनी में. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो है पाउंड तो नीचे चाहिए और डीएम ऊपर चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय तो 2 होगा. 1 into 2 करेंगे तो डॉलर स्क्वायर हो जाएगा. 2 को नीचे ले जाना पड़ेगा, 2 को नीचे ले जाना पड़ेगा तो डीएम ऊपर आएगा और डीएम अपॉन आएगा अपना पाउंड. तो हमको ये देख लो कि हमको चाहिए क्या, डीएम पाउंड चाहिए, तो वैसे हमने इक्वेशन बिठाई. ठीक है, तो ठीक है, तो ये तो इक्वल नीचे ही होगा. तो इस तरीके से हमने 1.80 डिवाइड बाय 0.40 करा तो डीएम की वैल्यू आई. इफ पाउंड वर कोटेड इन फ्रैंकफर्ट, अगर पाउंड कोट होता फ्रैंकफर्ट में और पाउंड की वैल्यू होती 4.40, तो पाउंड अगर फ्रैंकफर्ट में कोट होता तो फ्रैंकफर्ट में कोट होता 4.40. सो इधर क्या बोला है कि पाउंड अगर कोटेड होता फ्रैंकफर्ट में 4.40, तो क्या करते आप, तो मैं परचेस करता 4.40 में, सेल करता न्यूयॉर्क में, तो एक तरीके से गेन हो जाता. यही तो है. अब ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज है. ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज मतलब वो तीन देखो आर्बिट्रेज क्या होता है, यहाँ से परचेस करके वहाँ पे बेचना. अब ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज होता है वो जो मैं बोला था ना कि आर्बिट्रेज 3 करेंसी में होता है, उसको वन बोलते हैं ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज. अदरवाइज जो है आर्बिट्रेज 2 करेंसी में भी हो सकता है. अब ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज में ऐसा ही है कि एक कंट्री में परचेस करो दूसरी कंट्री में सेल करो. ठीक है, तो ऐसा करते हुए चलता है. तो ऐसा है कि ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज का एक फंडामेंटल रूल है कि जो मैं परचेस करूँगा वो मेरे पास नहीं रहेगा एंड में. ठीक है, तो मतलब कि मेरी पोजीशन वैसी की वैसी रहेगी, वापस से सेट ऑफ हो जाएगा सब. जैसे सेल एंड लीज बैक वाला ट्रांजेक्शन है ना, कि मैंने दिया वापस आ गया, तो जो भी मैं करूँगा पूरा उल्टा करके पूरा कैंसिल हो जाएगा और मेरी पोजीशन वहीं पे रहेगी. बस मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा. ना एक करेंसी ज़्यादा रहेगी ना एक करेंसी कम रहेगी, बस एक प्रॉफिट हो जाएगा हमको. ये होता है हमारा ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज में. देखो जैसे कि दे के रखा है भैया, डॉलर का रेट दे के रखा है 60.50, तो ये भाव है. और ओके, इसको पहले ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं. डॉलर का रेट जो है वो 60.50 है इंडिया में. ठीक है, तो डॉलर का रेट है वो 60.50 है इंडिया में, और पाउंड का रेट देकर रखा है. ठीक है, यूएसए में, और रुपये का रेट देकर रखा है. तो डॉलर का रेट देकर रखा है रुपीज़ में
और पाउंड और रुपये का रेट दे के रखा है, ठीक है। अब ये देश दे के रखे, इन देशों में ऐसा ऐसा है। अब आपको इफ़ यू हैव 1 लाख, अब आप क्या करोगे? आपके पास 1 लाख रुपए रखे हुए, अब आपको आर्बिट्रेज करना है, क्या करोगे? 1 लाख रुपए है तो जो रूट है, जो रूटिंग का तरीका है, एक तो इंडिया से हो सकता है, यूके से हो सकता है, क्योंकि इंडिया यूके में भी रुपी ऐसा ऐसा कोड दे के रखा है रुपी का, और इंडिया में भी कोड करके रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो है ना, तो मेरे को बेचना पड़ेगा। तो मैं इंडिया में सोल्ड करूँ या यूके में सोल्ड करूँ, ठीक है, ऐसा करना है मेरे को। तो चलो करते हैं। तो अगर मैं इंडिया में सोल्ड करूँगा, ठीक है, तो इंडिया में सोल्ड करूँगा रुपी को, तो इंडिया में सोल्ड तो मेरे को डॉलर मिलेंगे, रुपी का डॉलर में कन्वर्जन होगा ना, ठीक है। तो डॉलर में कन्वर्जन होगा तो बाकायदा 1 लाख डिवाइड बाय क्या होगा? ये मेथड 2 है, मेथड 1 भी होगी क्या इसमें? मेथड 1 भी इन्होंने करके रखी क्या? ओके, तो समझो, अभी मैंने आपको बोला कि मैं इंडिया में बेचूंगा या यूके में बेचूंगा। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ है जो इसमें नई है और जो इसमें यूनिक है, और ये चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तो हमारा जो है टाइम सेविंग कम हो जाएगा, टाइम सेविंग रहेगा हमारा ऐसा। तो जैसे कि इसमें बोल के रखा है कि ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज का मेथड 2 है, मेथड 1 कोई सी है क्या? ओके, ऐसे कोई मेथड 1 नहीं है। खैर, 60.50 का रेट है। अब रुपी बाय डॉलर अगर मैं यू कैलकुलेट करूँ, ओके, मैं दूसरी कंट्रीज से अगर मैं एक क्या सिंथेटिक कोट मैं क्या बनाऊँ, तो रुपी और डॉलर का आ रहा है 53.17 और ये देख रखा है 60.50। तो अब ऐसा ज़्यादा में देख रखा है तो इंडिया में सेल करो ना, ठीक है। अगर मैं सिंथेटिक कोट, अब सिंथेटिक कोट वर्सेस एक्चुअल कोट, तो मैंने सिंथेटिक कोट कैलकुलेट किया और एक्चुअल कोट आया। सिंथेटिक कोट मेरा भैया, सिंथेटिक कोट जो है वो भाई जा रहा है 60.50 पे, एक्चुअल कोट है, सिंथेटिक कोट है 53.15, एक्चुअल कोट है 60.50, ठीक है। तो अब ऐसे केस में इंडिया में ज़्यादा है, इंडिया में बेचो, इंडिया में बेचोगे डॉलर आएंगे, ठीक है, इंडिया में बेचो। ओके सॉरी, सिंस रेट ऑफ डॉलर इज़ हायर इन इंडिया, डॉलर का रेट हायर है, ओके 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 ओके, मेरे पास रुपीज़ थे 1 लाख के, अब मैं क्या करूँगा, सिंस रेट ऑफ डॉलर इज़ हायर इन इंडिया वी विल सेल डॉलर इन इंडिया, ओके, हम सेल करेंगे इंडिया में डॉलर, ओके ओके, लेट मी सी, मुझे क्या करने का है, यू हैव 1 लाख, तो हमको आर्बिट्रेज करने का है ना, तो हमको अब आर्बिट्रेज करने का है, तो बेटर है कि इंस्टेड ऑफ ऐसा करने के अपन तो दोनों तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर अपन समझते हैं कि किस में ज़्यादा सही है। ओके, तो सबसे पहले हम जो है, मेरे पास रुपीज़ है, अब मैं रुपीज़ से क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने बाय करा, ठीक है, तो बाय करा मैंने डॉलर, मेरे पास रुपीज़ है, अब मैं क्या करूँ, डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं, तो 1 लाख डिवाइड बाय 60.50, ये बार डॉलर आ गए 1652 करके, ऐसे करके मेरे पास डॉलर आ गए। डॉलर में सेल करूँगा तो करेंसी डॉलर है, दे के रखा है रेट यूरो, तो ये मैं बेचूंगा तो एक तरीके से डिवाइड बाय 1.50 करना पड़ेगा, तो मेरे पास यूरो आ गए, ठीक है, तो यूरो आ गया, यूरो बेचना है, ठीक है, और दे के रखा है रुपी का कोट, तो डिवाइड बाय 0.0125 करा, तो ऐसे करके 87890 आया, ठीक है। तो 87890 आया, ये कब हुआ कि जब मैंने रुपीज़ देकर रुपीज़ दिए और मेरे पास रुपीज़ वापस आए, ठीक है। तो ये मेरा जो है रूट, ये रूट काम नहीं करा, ठीक है, कि मैंने रुपीज़ दिए और मैंने जो है डॉलर लिए, तो मैंने यहाँ पे सेल करा रुपी, तो वो नहीं काम कर रहा। मैं दूसरी जगह, मैं यूके में सेल करता हूँ, ठीक है, तो यूके में सेल करा, तो रुपी सेल करा, तो कितना आया, पाउंड मिलेंगे मेरे को, तो रुपी सेल करेंगे और रेट रुपी का देकर रखा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो इधर जैसे कि अगर रुपीज़ है, रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक है, तो रुपीज़ दिया तो 1 लाख है इंटू 0.0125, ये 1250 आया मेरे पास पाउंड, पाउंड को बेचा इंटू 1.5045 डॉलर आए, डॉलर को बेचा, तो डॉलर को बेचा तो बाकायदा डॉलर को बेचा तो इंटू 60.50 आया, तो इस तरीके से 113965 आया। ये हमारा बेटर तरीका है। तो बेटर है कि ये प्रोसेस को पे जाने से बेटर है दोनों साइड से आप कैलकुलेट करो। तो जो बोल रहा था कि ये टाइम सेव हो जाएगा, तो इधर हाँ थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो टाइम सेव हो जाएगा। तो बेटर है कि भाई
रहने दो, दिमाग लगाने की दूसरी 10 चीज़ें हैं जिसको हम दोनों तरीके से कर लेंगे, ठीक है। बेटर है कि दोनों से दिखा के एक चूज़ कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज का ये वाला पोर्शन होता है। चलो अब दूसरा करते हैं। तो 2 अगस्त 1997 डीएम जो कोर्ट हुआ था वो ये कोर्ट है डीएम का, ठीक है, न्यूयॉर्क में। और देख लो, ये सब लिख लो कि जो है डॉलर बाय डीएम 0.03876। पेरिस में जो कोट हो रहा है, ये किधर कोट हो रहा है, एनवाई में। पेरिस में क्या कोट हो रहा है, एफ एफ बाई डी एम 1.7500 हो रहा है, ये पेरिस। और एफ एफ बाय डॉलर ये हो रहा है हमारा, ठीक है, एफ एफ बाय डॉलर ये हो रहा है हमारा 4.6875। ये हो रहा है हमारा पेरिस में ही हो रहा है। मेरे पास तो 50,000 डी एम है, मैं क्या करूँ, 50,000 डी एम है, तो या तो न्यूयॉर्क में बेचूँ या तो पेरिस में बेचूँ। चलो ऐसा करते हैं, न्यूयॉर्क में बेचते हैं। न्यूयॉर्क में बेचा, डी एम ही दे के रखा है, 50,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.03876 से 1938 आया, ठीक है। तो 0.03876 नहीं है, ये 0.3876 है, ये मैंने गलती से लिख दिया 0.03876। तो 0.3876 है तो 19,380 आया। 19,380 जो है मेरे पास डॉलर है, ये डॉलर को मैंने बाकायदा पेरिस में बेचा, ठीक है। तो पेरिस में बेचा तो 4.6875 आया, फ्रैंकफर्ट आया। और फ्रैंकफर्ट को जो है फिर मैंने बेचा तो डिवाइड बाय 0.17500 आया, मेरे पास डी एम आ गया 51,910। 50,000 से 51,910 आ गया, तो पहला ही रूट है और ये पहले रूट में ही हो गया, हमको बेनिफिट हो गया। ये मैंने ऐसा करके वो बेचा था, ठीक है। तो मैंने न्यूयॉर्क से बेचना चालू करा, ठीक है। तो बेटर है कि ये प्रोसीजर नहीं करते हुए हम तो ये बोलेंगे कि जैसा दे के रखा है दोनों तरफ से हम कैलकुलेट करेंगे और एक आंसर निकाल देंगे। तो हम तो क्या है, ट्रायल एंड एरर क्या करेंगे, हम दोनों का ही कैलकुलेट करेंगे और फिर एक का दिखा देंगे। तो एक का दिखाने की इन द सेंस कि जिस एक से प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है वो दिखा दो, और दोनों में प्रॉफिट तो होने से रहा। चलो अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है बिड आस्क हो रहा है, तो ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज बिड आस्क, तो ये है थोड़ा सा दिमाग वाला, ओके। तो जो बात हो रही है ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज की, तो अब ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज वो भी बिड आस्क रेट में, डॉलर का रेट दे के रखा है, ठीक है। अब डॉलर का रेट दे के रखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो डॉलर का रेट दे के रखा है और फिर ये हमें दे के रखा है कि एक सिंथेटिक कोड हम निकाल सकते हैं रुपी बाय डॉलर का। अब इफ़ यू हैव 1 लाख कैलकुलेट आर्बिट्रेज गेन। अब क्या होगा कि 1 लाख है, तो आर्बिट्रेज गेन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप इंडिया में सेल करेंगे, ठीक है। रुपी सेल करोगे तो डॉलर मिलेगा, बैंक डॉलर देगी, तो डॉलर देगी तो महंगे में देगी, तो महंगे में देगी ना। तो सबसे पहले करेंसी किसकी है, रेट किसका है, डिवाइड होगा, महंगे में डिवाइड होगा, क्योंकि जो है ओके। अब पॉइंट ये आता है, तो जो है डॉलर जाएगा तो महंगे में, तब क्या करें, 1 लाख डिवाइड बाय 60.75 करते हैं, 1 लाख डिवाइड बाय 60.75, क्योंकि महंगे में जा रहा है। तो 1 लाख जो है वो, ठीक है, वो हमने बेचा है उधर, डॉलर ख़रीदा, तो डॉलर ख़रीदा था, बैंक दे रही है, बैंक महंगे में दे रही है, तो हमने डिवाइड कर दिया। तो 1646 है, ये रुपीज़ हो गए हमारे, ये डॉलर्स हो गए इनफैक्ट। अभी डॉलर हमारे पास है, ये बिकेगा, ठीक है, डॉलर बिकेगा। पर अब डॉलर बिकेगा तो रेट डॉलर, करेंसी डॉलर, रेट डॉलर का नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, तो डॉलर अब बिका। अब जब डॉलर बिका तो अब जो है करेंसी डॉलर में है, पर जो है हमारा रेट, वो रेट डॉलर का बिल्कुल भी नहीं है। तो बिकोगे तो बिक रहा है इन द सेंस कि जो है परचेस होगा, सस्ते में परचेस होगा, डॉलर बिकेगा तो परचेस होगा सस्ते में, परचेस होगा सस्ते में, परचेस होगा, तो 1 डिवाइड बाय ये आस्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो सस्ते में होगा, ओके। तो लेट मी पार्डन दिस क्वेश्चन अगेन, कि रुपी बाय डॉलर है, ये रेट दे के रखा है, फिर हमने एक डॉलर का ये रेट निकाला। अब देखो ये रुपी बिक रहा है, ठीक है, हमारे पास रुपी है, रुपी हमने पहले बेचा,
तो हम सबसे पहले डॉलर लेंगे। तो रुपये बेचा तो किसने रुपये लिया और डॉलर दिया। डॉलर देगा तो देगा महंगे में देगा, ठीक है। सिंस करेंसी अलग अलग है तो डिवाइड तो होगा, डॉलर देगा महंगे में देगा, तो 1/bid। तो 60.50 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आया 60.50 से करेंगे, 60.75 से नहीं, तो आया 1652.89। फिर डॉलर है पर डॉलर का रेट नहीं देके रखा है, डॉलर मेरे पास है। अब डिवाइड तो होगा, अब डॉलर बिक रहा है तो कोई ना कोई खरीदेगा। अब कोई खरीदेगा तो सस्ते में ही खरीदेगा, तो 1/ask, तो डिवाइड बाय 1.5125। हमारे पास पाउंड आ गया 1092। फिर पाउंड है, पाउंड बिकेगा तो कोई खरीदेगा तो सस्ते में खरीदेगा, तो डिवाइड बाय 1.0135। मेरे पास आया 1078। अब समझो, रुपीज़ थे मेरे पास, रुपीज़ बिके, ठीक है। तो रुपीज़ बिके तो डॉलर आए, ठीक है। गया तो सस्ते में गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 1 लाख करा बाकायदा, डिवाइड बाय 60.75 करा, डॉलर आया 1646 डॉलर आए। डॉलर वापस बिका तो रेट अलग है, तो बिकेगा तो कोई खरीदेगा, सस्ते में खरीदेगा, डिवाइड बाय 1.5125 करा। तो इस तरीके से पाउंड आया मेरे पास 1088। अब जो 1088 पाउंड है इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, पाउंड को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पाउंड को रुपये में कन्वर्ट करना है, पाउंड सेल होगा, कोई परचेस करेगा, सस्ते में परचेस होगा, तो डिवाइड बाय 0.0135, तो 1/hours हो जाएगा बिड। तो ऐसे करके 80616 आएगा। वो ऐसे में मेरा लॉस हो गया। 10 तो 1 लाख थे, मैंने इंडिया से बेचना चालू करा तो ऐसा हो गया। अब ऐसा करते हैं, मैं जो है इसको बेचता हूँ यूके में बेचा, रेट दे के रखा है यार 1 लाख, यूके में बेचा तो भैया बिकेगा तो सामने वाला सस्ते में ही खरीदा, तो 0.0125 1250 पाउंड हो गए। फिर पाउंड को बेचा तो सामने वाला सस्ते में खरीदेगा, 1.5075। इन्वेस्टर का एंगल देखना है, 1884.375। ये डॉलर है, डॉलर वापस सस्ते में 60.5 114004, ठीक है। तो ये था हमारा, तो ये हमारा फ़ायदा हो गया। अब समझो, अब इधर क्या है, इस कोट में ये जो हमने बोला कि करेंसी देके रखी है, रेट देके रखा है, तो इधर भी जो था 1 लाख की करेंसी थी, वो रेट देके रखा था, अलग अलग था, तो ऐसे केस में डिवाइड करना था। तो ठीक है, अगर सिंगल होता डिवाइड कर लेता कोई दिक्कत ही नहीं थी, पर अब डिवाइड किससे करना है, तो हमको ऐसे केस में जो है डिवाइड करना है तो हमको नेगेटिव माइंड लगाना पड़ेगा। अगर हमको डिवाइड करना है, समझना पड़ेगा कि मेरे पास करेंसी है, ठीक है, और रेट अलग है, डिवाइड तो करना है, पर डिवाइड करना है तो अप्लाई एडिशनल माइंड ये लगाना पड़ेगा कि अब मैं रुपीज़ दे रहा हूँ तो सामने वाला ले रहा है तो सस्ते में ले रहा है, और सस्ता क्या होता है, बिड 1/ask। तो यही है कि अगर सिंगल रेट होता, वही बात हुई कि सिंगल रेट होता तो कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है। पर अब बिड आस्क रेट आता है तो हमको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। जैसे कि अब इसको और एक्सप्लेन करके बताया गया है, वो ये बेटर तरीके से बताया है। अब इधर जो 1 लाख था, 1 लाख जो था अपना मैंने बेचा, और डॉलर का रेट देख रखा था, डिवाइड तो होगा। अब डिवाइड होगा तो अप्लाई एडिशनल माइंड क्या अप्लाई करा है कि रुपीज़ दूंगा तो कोई खरीदेगा सस्ते में, मैं रुपीज़ दूंगा तो कोई सस्ते में खरीदेगा, मतलब कि 1/ask, कोई सस्ते में खरीदेगा मतलब कि 1/ask। तो हैंस डिवाइड तो मेरे को करना है, पर डिवाइड करना है मेरे को 1/ask से, मतलब कि डिवाइड करना है तो डिवाइड करना है मेरे को बिड रेट से ही डिवाइड करना है, हैंस डिवाइड बाय बिड रेट से ही डिवाइड होगा। पर ये 1/ask है, बिड रेट बोल के तो ये मत बोल देना, ये बिड रेट है, पर ये जो डिवाइड है 1/ask करना पड़ेगा। तो 1/ask मतलब कि रेट तो बिड रेट ही बोलेंगे, पर फिगर जो है ये आस्क वाला होगा, हैंस ये फिगर ये आस्क वाला है, ठीक है। तो रेट बिड रेट ही होता है, पर फिगर जो है वह आस्क वाला होगा, क्योंकि द 1/ask बिड रेट है। तो ये जो एक कन्फ्यूजन था उसको क्लियर हुआ कि यार डिवाइड वाले केस में अप्लाई करो एडिशनल माइंड, कि यार कोई सामने वाला खरीद रहा है, अब सामने वाला खरीद रहा है तो सस्ते में खरीदेगा, डिवाइड वाला केस है 1/ask, तो डिवाइड बाय आस्क करो, ठीक है। डिवाइड बाय आस्क इन फिगर्स है तो बिड रेट ही, ठीक है, क्योंकि बिड रेट ही होता है सस्ते पे खरीदना,
पर 1/आस्क तो फिगर वो आस्क का फिगर आ जाता है, ठीक है। ये बेटर तरीके से हमारा हो गया। फिर एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस का एक और क्वेश्चन था और एक और आर्बिट्रेशन प्रोसेस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है आर्बिट्रेशन प्रोसेस तो समझ चुके हैं। एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, कि गिवन द फॉलोइंग जो है डॉलर बाय जो है पाउंड देख रखा है, ये बीडास्क वाला है, फ्रैंकफर्ट वर्सेस डीएम और डॉलर बाय फ्रैंक देख रखा है, ये सब रेट है। हमको तो इक्वेशन देखना है, ए बाय बी, बी बाय सी, ऐसे करना है। इफ़ डीएम बाय जो हमारा पाउंड है, ये जो रेट है, तो ये पूरा देख रखा है, ऐसा 4 रेट देख रखे हैं। फाइंड आउट इफ एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट इफ शो। आपका तो डॉलर 10,000 अवेलेबल है, ठीक है। आप क्या करोगे, डॉलर 10,000 अवेलेबल है, ऑप्शन क्या है, पाउंड या फ्रैंक, पाउंड या फ्रैंक, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डॉलर है, पाउंड या फ्रैंक। तो सबसे पहले मैं या तो डॉलर मेरे पास है तो या तो मैं इधर बेचूं या तो मैं इधर बेचूं, ठीक है। सपोज करते पहले मैं इधर बेचता हूँ, इधर बेचता हूँ, डॉलर है और रेट अलग है। तो ऐसे केस में जो है पाउंड का, अब ऐसे केस में डिवाइड तो करना पड़ेगा। मैं बेच रहा हूँ, कोई सामने वाला खरीद रहा है, 1/आस्क, ठीक है। तो मैं बेच रहा हूँ ना, सिंपल सी बात है, मैं डॉलर बेच रहा हूँ, बीट पे बेचूंगा, बीट मतलब 1/आस्क। तो 10,000 है डिवाइड बाय 1.3708, जो हो गया हमारा 7295। अब मेरे पास आ गया पाउंड, पाउंड का क्या करूँ, चलो डीएम में कन्वर्ट कराते हैं, उसको बेचो, सामने वाला खरीदेगा सस्ते में, ओके। तो 10,000 है डिवाइड बाय 1.3708 पाउंड है। पाउंड को कोई खरीदेगा सस्ते में, तो मैं बेच रहा हूँ, कोई खरीदेगा 1.5560। चलो भाई डीएम आ गए, अब डीएम बेचना पड़ेगा, तो कोई खरीदेगा सस्ते में। मैं डीएम बेच रहा हूँ ना, तो कोई खरीदेगा सस्ते में। अब इधर मल्टीप्लाई करूँगा, 1.0030 में, क्योंकि सस्ते में बिक रहा है। फ्रैंकफर्ट आया, तो इसको भी देना पड़ेगा ना 0.8790, तब जाके मेरे पास डॉलर आएंगे। तो 1,007 आया डॉलर, सॉरी 10,007 आया, और $60 का मेरे को बेनिफिट हुआ, जी मेरे को $7 का इधर बेनिफिट हुआ, ठीक है। और देखो ये आया $60 ही आया था, और 746 नहीं है, 7.46 है। तो ऐसे था कैलकुलेशन, ठीक है, हो गया हमारा। चलो दूसरे से करने की ज़रूरत ही नहीं, कब आएगा। यही एक है, एक और ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज, जिसमें फॉलोइंग आर द स्पॉट एक्सचेंज रेट, ये देख रखा है। 3 मार्केट फॉरेन एक्सचेंज रेट देख रखा है, ये यूएसडी, आईएनआर, जीपीपी, ये सब देख रखा है। और आपका यूएस डॉलर है, आपके पास तो ऑप्शन ये है कि एक बार इंडिया में बेचो या न्यूयॉर्क में बेचो, जो भी है। एज्यूम दैट बैंक विश टू रिटेन एन एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 1.125%। अब क्या करना हमको पता है कि बैंक जो है रिटर्न करेगी एक्सचेंज मार्जिन 0.125%। अब एक्सचेंज मार्जिन 0.125% का मतलब क्या हो गया, ये एक्सचेंज मार्जिन है, मतलब ये कमीशन हो गया। मतलब कि खरीदोगे तो महंगे में, मतलब कि इन्वेस्टर के एंगल से देखना है ना पूरा का पूरा, मेरे को तो आर्बिट्रेज इन्वेस्टर के एंगल से देखना है। तो खरीदोगे तो महंगे में, बिकेगा तो और सस्ते में। चलो ठीक है, समझते हैं। डॉलर है, सबसे पहले डॉलर तो मैं इंडिया में बेच रहा हूँ, इंडिया का रेट नहीं है, रुपीज़ का रेट है, ठीक है। नहीं सॉरी, ओके, डॉलर दे रहा हूँ, डॉलर का ही रेट है, तो सस्ते में बिकेगा। सस्ता है और सस्ता हो जाएगा, 59.25 माइनस 0.125%, वो सस्ता हो गया, इंटू 100 लाख, ठीक है। तो 59.25 वो सस्ता हो गया, 0.125% इंटू 100 लाख, तो 591,759,375, ठीक है। 591,759,375, ये है हमारा 591,759,375, ये होगा रुपीज़ में। इस रुपये का अचार डालूँ क्या, इस रुपये को क्या करूँ मैं, बेचूंगा, तो वही पाउंड का रेट देख रखा है, तो ठीक है। तो पाउंड का रेट देख रखा है, रुपये का करेंसी है, पाउंड का रेट है, तो डिवाइड होगा, मैं बेचूंगा, कोई खरीदेगा, तो 1/आस्क, ठीक है। तो Y91, अब 1/आस्क, ठीक है, तो 1/आस्क होगा। अब समझो, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अब जीबीपी आईएनआर का रेट है, ठीक है। अगर मैं पाउंड खरीदा तो
अभी तो मेरे पास रुपीज़ है, पर मैं बता रहा हूँ अगर मैं पाउंड खरीदता हूँ तो बाकायदा 1.0250 102.50 अब खरीदूंगा तो जो है, सॉरी खरीदूंगा तो 103 और उसमें ऐड हो जाएगा, 103 में 0.125 ऐड हो जाएगा। वो बेचूंगा तो 102 में जो है लेस हो जाएगा, क्योंकि आप बेच रहे हो तो वो सस्ता बिकेगा। अब INR की बात करते हैं। INR में क्या हुआ कि मेरे पास INR है और मेरे पास INR है, तो मैं INR अब दे रहा हूँ। रेट तो इसका नहीं है मेरे पास, INR का रेट तो है नहीं, पाउंड का रेट है। तो एक तरीके से बात कर रहा हूँ तो डिवाइड होगा, ठीक है। अब डिवाइड 103 से होगा, किसके मार्जिन को कट करने के बाद होगा। डिवाइड जो है 103 से होगा कि मार्जिन को कट करने के बाद होगा। तो सी ये मार्जिन इधर जो है ऐड होगा, ठीक है। तो अब जैसे 103, ठीक है, 103 जो आया 103, क्योंकि अगर हम वैसे देखें कि मार्जिन ऐड होगा लेस होगा, तो ऐड होगा, क्योंकि जैसे कि हम पाउंड अगर खरीदते हैं तो पाउंड 103 से ज़्यादा में खरीदते हैं ना, तो 103 प्लस 0.125%, 103.12875 आया। तो डिवाइड इक्वल टू इंटू 5917 59375, ऐसे करके हमारे पास जो है वो पाउंड है, वो है 5738064 पाउंड है। फिर पाउंड को मैंने बेचा तो वही है, बिकेगा तो सस्ते में बिकेगा, डिवाइड तो होगा क्योंकि रेट अलग अलग है, ठीक है। अब कोई खरीदेगा सस्ते में होगा 1 बाय आस्क, वही 1.72 है तो 1.72 में से ऐड कर लो, तो 5738064.06 और जो है 1.72 में ऐड कर लो 0.125%, डिवाइड इक्वल टू इंटू 5738064.06, तो 3331918। तो इस तरीके से जो है मेरे पास जो था गया, तो मेरे पास तो अच्छा खासा डॉलर था, ठीक है, डॉलर गया था, पर मेरे पास इतना डॉलर आया नहीं वापस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मेरा ये यहाँ पे बेचना, मुंबई के रूट से जाना तो ये फ़ायदेमंद नहीं रहा। अब मैं न्यूयॉर्क के रूट से जाता हूँ, $100 है, $100 को बेचेंगे तो 1.70 के रेट पे, तो $100 है। मैं ऐसा करता हूँ लाख को, ठीक है, मैं 100 ही बोलता हूँ, ठीक है, लाख को समझ जाना, 100 इंटू 1.72 जो क्या 172 पाउंड है, पाउंड बिकेगा। और एक मिनट, 1.70 बिकेगा ना, 1.70 माइनस में बिक रहा है ना, ये बेच रहा हूँ ना 1.70 माइनस 0.125%, तो 1.69 हो गया है, तो ठीक है, ये 1.69 हो गया, 697875, तो इसको मैंने 100 लाख के, तो ठीक है 169.78 हुआ, मेरे पास पाउंड आ गया। पर आप समझो, मैं ये समझा, मैंने ये जो करा इस लेवल पर करा कि ये US का रेट है, पर ये US का रेट नहीं है, तो 100 लाख है, ये US का रेट नहीं है, पाउंड का रेट है। अब मैं क्या करूँ, ये पाउंड का रेट है, मेरे को बेचना है, सामने वाला खरीदेगा, सस्ते में खरीदेगा, तो 1 डिवाइड बाय आस्क 1.72 से कर दूँ क्या, नहीं 1.72 प्लस 0.125%, ठीक है। तो ये 1.7225 जो भी आया इससे डिवाइड हो गया। हाँ तो देखो, एक्सचेंज मार्जिन में लिखना क्या ज़रूरी है कि कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होना एक्सचेंज मार्जिन में। भाई देखो, एक्सचेंज मार्जिन हमको बेस करेंसी के हिसाब से सोचने का, कि बेस करेंसी के हिसाब से सोचो, तो बेस करेंसी में बिड पे बैंक परचेस करती है, आस्क पे सेल करती है, परचेस करेगी और सस्ते में, बेचेगी और महंगे में, ठीक है। मतलब हो सकता है कि ऐसा आएगा दिमाग में कि देखो, अगर पॉइंट है कि आप जो है करेंसी को, इंडियन रुपी को लंदन में बेच रहे हो, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो इंडियन रुपी है, बाकायदा आपने जो इंडियन रुपी, आपके पास डॉलर है, डॉलर को आपने कन्वर्ट किया रुपी में, ठीक है, रुपी का आप बेचोगे, जब रुपी को लंदन की साइड पे बेचोगे तो पाउंड का रेट दे के रखा है। अब पाउंड का रेट दे के रखा है तो डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो बेच रहा है, मतलब सामने वाला कोई खरीद रहा है, तो डिवाइड बाय आस्क होगा। अब डिवाइड बाय आस्क होगा तो ये डर रहेगा कि 103 में एक्सचेंज रेट ऐड करे कि लेस करे, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम मानो कि एक्सचेंज मार्जिन को जो है, एक्सचेंज मार्जिन को आप पाउंड के बेसिस पे सोचो। पाउंड अगर होता, हम परचेस करते, एक्सचेंज मार्जिन होता तो वो सस्ते में परचेस होता एज एन बैंक, ठीक है।
तो मतलब कि बिकेगा तो, और अगर इन्वेस्टर का एंगल आप पकड़ लो तो जैसे आर्बिट्रेजर में इन्वेस्टर का ही एंगल है तो ठीक है, बिकेगा तो सस्ते में बिकेगा, इन्वेस्टर के एंगल से ये बिकेगा तो सस्ते में बिकेगा, और जो परचेस होगा तो महंगे में परचेस होगा, ठीक है। तो ये और लेफ्ट वाला और कम हो जाएगा, राइट वाला और बढ़ जाएगा। तो ऐसे करते हुए एक्सचेंज मार्जिन अपन बोल सकते हैं बीड आस्क के स्प्रेड को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशन हुआ, और अब ऐसे कैलकुलेशन होगा और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास रुपीज़ है, ठीक है, तो अब इधर हमने क्या किया कि हमारे पास डॉलर्स है, हमने डॉलर को बेचा, पाउंड बाय करा, पाउंड हमारे पास आ गए, ठीक है, पाउंड को बेचा। अब बेचेंगे तो रेट तो पाउंड का ही दे के रखा है, तो पाउंड को ही बेच रहे हैं तो 102.5 बिकेगा ना, सामने वाला खरीद रहा है 102.5 माइनस, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर वही है आपके पास आया कितना, INR आया, रेट किसका दे के रखा है, डॉलर का दे के रखा है। अब INR आप दोगे और डॉलर लोगे, अब डॉलर परचेस करोगे तो सिंपल सी बात है महंगा ही होगा, और महंगा होगा तो महंगा और महंगा हो जाएगा, तो 59.42 से डिवाइड होगा क्योंकि रेट अलग है और करेंसी अलग है, इससे हमारा गेन हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने जो है ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज का एक ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन हमने ओवर किया है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।